नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुमनेट क्लासेस में। तो साथियों, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो साथियों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग पिछले 5 लेक्चर से लगातार मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया था पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। उसके बाद हमने बात किया था सोर्सेज ऑफ मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। उसके बाद अशोकन एडिक्ट के बारे में बात किया था और उस समय क्या स्क्रिप्ट थे और कौन कौन से लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो कि मौर्यन डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तहत उसे काउंट किया जाता है और आपके सिलेबस में उसको स्पेसिफाई किया गया है, तो उसको पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। तो चलिए, उस टॉपिक का नाम है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हिंदी में बोलेंगे तो मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य। तो चलिए आप हेडिंग दे दीजिए मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलना और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करना, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। चलिए, तो फिर डाल दिया आप हेडिंग। चलिए, सबसे पहले आप यह देखिए दोस्तों कि मौर्य काल में जो भी कला एवं स्थापत्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो शुरुआती दौर कहने का अर्थ है जब चंद्रगुप्त मौर्य का फेज चल रहा है, CM चंद्रगुप्त मौर्य का फेज जब चल रहा है तो उस दौरान जो भी राजप्रसाद का, महल का, स्तंभ का, पिलर का निर्माण किया जा रहा था वह सभी के सभी घास फूस एवं मिट्टी के बनाए हुए थे, मिट्टी का प्रयोग करके बनाया जाता था। इसीलिए मौर्यकालीन शुरुआती दौर के शासकों का हमारे पास कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं होता है। लेकिन आगे चल करके अशोक ने अपने पिलर को बनाने के लिए या फिर अपने अभिलेख को, इंस्क्रिप्शन को जारी करवाने के लिए पाषाण का यानी पत्थर का, स्टोन का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इसीलिए अशोक कालीन हमारे पास कई सारे स्तंभ प्राप्त होते हैं और हम लोग मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य के अंतर्गत मुख्य तौर पे अशोककालीन कला एवं स्थापत्य को ही पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको यह चीज़ें समझने में सहूलियत होगी कि शुरुआती दौर की चीज़ें हमारे पास क्यों नहीं है। मान लीजिए कोई आपसे सवाल कर दे तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। चलिए, तो फिर आप लिख लिए शुरुआती दौर में हमारे पास घास फूस एवं मिट्टी से बनाए जा रहे थे। उसके बाद लिखिए कुछ यानी बिंदुसार के बाद, है ना, कुछ दशक बाद, बिंदुसार के बाद अशोक के काल से पाषाण का प्रयोग यानी पत्थर का प्रयोग होना शुरू हुआ। अब लिखिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसको 2 हिस्सों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे और मुख्य तौर पे उसे 2 हिस्सों में ही बांटा जाता है। पहला हिस्सा है जिसका नाम है राजकीय, ठीक है, और दूसरा हिस्सा जिसका नाम है लोक कला। राजकीय जिस पे केंद्रीय स्वामित्व था, जो कि राजा से डायरेक्ट जिसका लिंक होता था, और लोक कला जो कि लोगों के द्वारा, उस समय जो प्रचलित लोग थे, प्रचलित कलाकार थे, उन लोगों के द्वारा बनाया गया था। तो इन दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लिखिए राजकीय, ठीक है, राजकीय में आप लिखेंगे मुख्य तौर पे इसमें हम लोग 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है राजप्रसाद, दूसरा है स्तंभ, तीसरा है गुफा विहार, ठीक है। गुफा विहार गुफा दान में दिया था अशोक ने, आपको पता होगा, कर्ण चोपड़ गुफा जिसे सुदामा गुफा भी कहते हो। उसी तरीके से स्तूप के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मुख्य तौर पे राजकीय स्वामित्व में 4 प्रकार के थे, राजप्रसाद, स्तंभ, गुफा विहार और स्तूप। लोक कला में हम लोग पढ़ेंगे यक्ष एवं यक्षिणी की प्रतिमाएं, मुख्य तौर पे इसी के बारे में पढ़ेंगे जो कि दीदारगंज से प्राप्त होता है। और कौन कौन प्राप्त होते हैं एक एक के बारे में एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे, उसके लिए आप घबराइएगा नहीं। चलिए, और इसी में पढ़ेंगे मिट्टी की मूर्तियां के बारे में भी। चलिए, तो फिर हम लोग, अब आप हेडिंग दीजिए राजकीय स्वामित्व के संरक्षण में या फिर केंद्रीय राजाओं के संरक्षण में मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य। नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे राजप्रसाद, ठीक है, राजप्रसाद।
राजप्रसाद दरअसल दोस्तों राजमहल का ही दूसरा नाम है। राजप्रसाद का निर्माण मौर्यकालीन शासकों को रहने के लिए किया गया था। यहाँ तक कि आप ऐसे कह सकते हैं कि मौर्यकालीन शासक जिस महल में निवास करते थे उसी को राजप्रसाद की श्रेणी दी गई है, उसी को राजप्रसाद की संज्ञा दी गई है, उसी को राजप्रसाद कहा गया है। क्लियर है। चलिए, अर्थशास्त्र सबसे पहले बताता है राजप्रसाद के बारे में कि राजप्रसाद का निर्माण जब हो तो उसके चारों तरफ परिखा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब यह अर्थशास्त्र में एक एक चीज़ों के बारे में बताया गया है। यह मौर्यकालीन राजनीति एवं प्रशासन पे लिखी गई किताब है। इसका नाम केवल अर्थशास्त्र है। एक लेक्चर में हम लोग सिर्फ बात करेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में और उसके बाद मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में, स्पेशली उन दोनों किताबों पर बातें होंगी। तो चलिए, अर्थशास्त्र कहता है कि किसी भी राजप्रसाद के निर्माण जब हो तो उसके चारों तरफ एक परिखा हो जिसको खाई बोलते हैं। जैसे आप कभी दिल्ली का लाल किला घूमने के लिए जाएंगे तो लाल किला के चारों तरफ लगभग 50-60 फीट के डिस्टेंस पे गहरी खाई है, आप उसमें नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे एंट्री बैन है। दरअसल उसका निर्माण इसीलिए करवाया जाता था खाई का, ताकि कोई भी बाह्य आक्रमणकारी आए तो दूर से वह जब नज़दीक की तरफ बढ़ेगा किला की तरफ तो वह खुद ब खुद खाई में गिर जाएगा और वह मर जाएगा। तो उसी तरीके से यह कह रहे हैं, अर्थशास्त्र में कौटिल्य बताते हैं कि राजप्रसाद के चारों तरफ परिखा होनी चाहिए, खाई होनी चाहिए। उसके बाद बताते हैं कि एक ब्रज का अर्थ है चबूतरा पे किले का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं एक द्वार होना चाहिए, द्वार कई भी हो सकते हैं, कोष्ठ होना चाहिए, अटालक होनी चाहिए। अटालक का अर्थ है बुर्ज खलीफा, आपने नाम सुना होगा। पिलर, अटालक को पिलर बोलते हैं, ठीक है, पिलर। चलिए, उसके बाद स्ट्रैबो उस समय का ज्योग्राफर है। वह अपनी किताब वर्ल्ड ज्योग्राफी में चर्चा करता है पाटलिपुत्र के बारे में, और पाटलिपुत्र को वह एक नया नाम देता है जिसका नाम है पोलीब्रोथा। ठीक है, वह बताता है कि पोलीब्रोथा नामक एक शहर था जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्यकालीन शासक रहा करते थे। पोलीब्रोथा के बारे में उसने थोड़ा सा क्लासिफाई किया है, चीज़ों को बताया, आप लिख लीजिए क्या बताया है। बताया कि पोलीब्रोथा एक ऐसा शहर है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे मौर्यकालीन शासक रहते हैं और उसकी लंबाई 80 स्टेडिया है, उसका लेंथ 80 स्टेडिया है, उसका चौड़ाई 18 स्टेडिया है। और उसके बारे में बताया गया कि उस महल के यानी कि उस राजप्रसाद के चारों तरफ यानी 700 फीट चौड़ा यानी 700 फीट डिस्टेंस तक, मान लीजिए कि यह महल है तो यहाँ से लेकर इधर 700 फीट, इधर 700 फीट, इधर 700 फीट और इधर भी 700 फीट तक गहरे खाई खोदे हुए थे। ठीक है, क्लियर है। चलो, उसके बाद इन्होंने बताया कि उस महल में 64 द्वार थे, 64 इंट्रेंस गेट थे। उसके अलावा 570 बुर्ज, 570 पिलर्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया है कि उस राजप्रसाद में बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे, बड़े बड़े रूम हुआ करते थे और उन रूम के दीवालों पर चांदी के चिड़िया की आकृति प्राप्त होती है। उसके अलावा चांदी की चिड़िया के अलावा सोने का लता पत्रावली, ठीक है, सोने के लता पत्रावली का भी चित्रांकन किया गया है। उसके अलावा लिखिए, राजप्रसाद के चारों तरफ सरोवर थे, ठीक है, तालाब थे। उसके अलावा पार्क था, जिसको आप बोलते हो पार्क, जहाँ पे पेड़ पौधे लगे होते हैं इकोलॉजी के दृष्टिकोण से, तो वहाँ पर भी उस समय भी पार्क की स्थापना की गई थी। उसके बाद आप लिखिए, उसके चारों तरफ एक परकोटा है। परकोटा का अर्थ होता है दोस्तों, आपके घर में परकोटा होगा, आप पहली बार नाम सुन रहे हैं। परकोटा का अर्थ होता है आंगन। ठीक है, तो आंगन दरअसल 400 फीट लंबा था। ठीक है, 400 फीट लंबा था और उस समय जो पिलर बनाए जा रहे थे, जो छत बनाया जा रहा था या फिर आंगन के चारों तरफ जो मड़ई टाइप का बनाया जाता था, उसमें लठ का दीवार होता था। लठ, कई सारे लकड़ियों को मिलाकर एक लठ का निर्माण होता था, तो लठ की दीवारें बनती थी और यह दीवारें 19 फीट ऊंचा होती थी। ठीक है, 19 फीट ऊंचा और 1 फीट चौड़ा। जैसे दीवार आप अभी बनाते हो,
जैसे जैसे इस दीवार पे बोर्ड लगा हुआ है तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर अभी 3 फीट है, तो उस समय जो चौड़ाई थी वह 1 फीट थी और ऊंचाई 19 फीट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने ऊंचे ऊंचे घर होते होंगे और कितने बड़े बड़े कमरे होते होंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन बताता है? ऐसा स्ट्रैबो बताता है। आप इन सारे चीज़ को एक एक करके नोट्स में शामिल करना। किसी भी चीज़ को आप फालतू मत समझना, किसी भी चीज़ को बोरिंग मत समझना, किसी भी चीज़ को आप यह मत समझना कि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप यदि प्रेडिक्ट करोगे यूजीसी को तो फिर आपके साथ धोखा हो जाएगा। आप हमेशा हर एक स्थिति में किसी भी तरीके का सवाल आ जाए, आप बनाने के लिए तैयार रहिएगा, तैयार रखिएगा खुद को, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह बातें हो गई राजप्रसाद के बारे में। ठीक है, राजप्रसाद के बारे में एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो वह कहता है। एक व्यक्ति आता है बाहर से घूमने के लिए और बताता है राजप्रसाद के बारे में। उन्होंने बोला कि ऐसा देखकर लगता है कि उनका नाम क्या है? अच्छा, इनमें उनका नाम का जिक्र स्पूनर महोदय। ठीक है, स्पूनर महोदय के माध्यम से इसका खोज किया गया था, स्पूनर महोदय। ठीक है, और दरअसल यह पटना के बुलंदी बाग एवं कुम्हरार नामक जगह पर। ठीक है, अभी पटना में एक कुम्हरार पार्क है, आप कभी पटना जाएंगे तो आप घूमने जाइएगा, वहाँ पर कई सारे अवशेष अभी भी मौर्य काल के रखे हुए हैं। ठीक है, तो स्पूनर महोदय ने सबसे पहले इसका खोज किया था, और दरअसल कहाँ पे? पटना के बुलंदी बाग जगह, और बुलंदी बाग के साथ साथ कुम्हरार, इसी एरिया में इसे पाया गया है। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग आते हैं किस पे? स्तंभ के बारे में। दूसरा हमारा जो है राजकीय कला एवं स्थापत्य के अंतर्गत वह है स्तंभ। स्तंभ के बारे में आप लिखिए। स्तंभ के बारे में जॉन मार्शल एवं जेम्स ब्राउन एवं क्रैमिस नामक 3 स्कॉलर ने बताया है कि अशोक के समय के यानी मौर्य काल के समय के जो स्तंभ मिलते हैं वह ईरान के द्वारा कॉपी किया गया है, यानी ईरानी प्रभाव उस पर ज़्यादा दिखता है। लेकिन इनके मत क्लियर नहीं है, क्योंकि ईरान का जो स्तंभ था वह बिल्कुल अलग था, अशोक का स्तंभ था बिल्कुल अलग था। लेकिन यह कहा जा सकता है कि ईरान से ही अशोक ने सीखा होगा, क्योंकि ईरान के शासक डेरियस प्रथम से ही यह सीखता है अभिलेख जारी करना, और अभिलेख के माध्यम से लोगों से, प्रजा से बात करने की शुरुआत करता है। और यह भारतीय इतिहास का पहला शासक होता है जो अभिलेख जारी करवाना शुरू करता है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, टोटल 30 स्तंभ मिले हैं, 30 स्तंभ में 15 नष्ट हो चुके हैं। ठीक है, 30 स्तंभ मिले हैं, 15 नष्ट हो चुके हैं। अब देखिए, अशोक का स्तंभ और ईरान का स्तंभ में काफ़ी अंतर है। एक कॉलम बनाइए और आप दोनों तरफ लिखते चलिए। अशोक के जो स्तंभ होते थे वह एकाश्मक होते थे। एकाश्मक का क्या अर्थ है? एकाश्मक 2 शब्दों से बना है, एक जोड़ अश्मक। अश्मक का अर्थ होता है पत्थर, यानी एक ही पत्थर से बना था। ठीक है, एक ही पत्थर का बना हुआ था। जैसे एकाश्मक मंदिर भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, जब दक्षिण भारतीय कला पढ़ेंगे तो वहाँ पर एकाश्मक मंदिरों का भी जिक्र करेंगे। जैसे अभी गया का विष्णुपद मंदिर है, वह एकाश्मक मंदिर है, यानी एक बड़ा सा पत्थर है, उसी को काट करके पिलर बनाया गया है, उसमें अलग से कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक तरीके का पत्थर है, तो इससे सिर्फ इसी को काट छाट करके पिलर बना दिया गया, लेकिन इसमें अलग से कुछ ऐड करेंगे तो उसमें कई सारे पत्थरों का समावेश हो जाएगा। यदि इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एकाश्मक होगा। इसीलिए अशोक के जो पिलर हैं वह एकाश्मक पत्थर के बनाए गए हैं, जबकि ईरान में जो स्तंभ बनाए गए हैं उसको कई पत्थरों को मिला करके बनाया गया था। क्लियर है? दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है बिना चौकी का। जैसे ईरान में जो स्तंभ बनाया जा रहा था वह एक चौकी पर बनाया जाता था। चौकी कैसे? जैसे मान लीजिए कि यह एक चौकी है, यह सिलेबस है, लेकिन इसको आप चौकी मान लो। इसकी ऊंचाई इतनी है और इसके ऊपर एक पिलर हमने बना दिया। ठीक है, तो चौकी पर पिलर बनाया जाता था। कहाँ? चौकी पे पिलर बनाया जाता था ईरान में। लेकिन अशोक का जो पिलर है वह बिना चौकी का, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रही बातें? आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है अशोक का जो स्तंभ है उस पे पशु का आकृति का चित्रांकन मिलता है। पशुओं की आकृति को चित्रांकित किया गया है, उस पे दर्शाया गया है। लेकिन ईरान के जो स्तंभ हैं वहाँ पर पशु की आकृति नहीं है, बल्कि वहाँ पर मानव की आकृति का चित्रांकन किया गया है।
कॉमन देखिए यह सब अंतर है, बहुत बड़ा बड़ा अंतर है, दोनों का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। उसके बाद देखिए यह बिल्कुल सपाट है और यह गड़ाड़ीदार है। पांचवें पॉइंट पे आते हैं, भवन में नहीं है। ठीक है, यानी कि जो राजप्रसाद होते थे, बड़े बड़े महल होते थे, वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन ईरान के जो बड़े बड़े राजप्रसाद थे, बड़े बड़े महल थे, वहाँ पर पिलर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और छठे एवं लास्ट पॉइंट पे आते हैं, बताया जाता है कि अशोक का पिलर नीचे से ऊपर की ओर पतला होता जाता है। जैसे आप देखिए, यह एक मान लीजिए यह पिलर है, तो यह नीचे से नीचे मोटा है, ऊपर आते आते यह पतला हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से अशोक का पिलर था, लेकिन ईरान का पिलर ठीक उल्टा था, नीचे से पतला था, ऊपर मोटा होता जा रहा था। ठीक है, तो क्लियर है, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। देखिए हर एक स्तंभ के 4 भाग होते हैं। ठीक है, हर एक स्तंभ के 4 भाग होते हैं। कौन कौन? एक होता है यष्टि, सबसे ऊपर का हिस्सा, उसके ऊपर उसके बाद अधोमुख कमल बना हुआ होता था, आधा मुख कमल का खुला हुआ होता था, उसके बाद फलका होता था, और उसके बाद नीचे में पशु की आकृति का चित्रांकन किया गया रहता था। देखिए इसमें सबसे फेमस जो है स्तंभ, उसका नाम है सारनाथ का स्तंभ। ठीक है, सारनाथ के स्तंभ में 4 चिन्ह को एक साथ दिखाया गया है। चारों चिन्ह चारों दिशाओं में है, जो कि अशोक के शौर्य का प्रतीक है, अशोक का ताकत चारों तरफ, यानी अशोक चारों दिशाओं में गुंजायमान है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। चिन्ह के नीचे एक फलक है, फलक पे 4 चक्र को दर्शाया गया है। 4 चक्र का अर्थ है धर्म चक्र प्रवर्तन। 4 चक्र बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन, बुद्ध के 4 आर्य सत्य, बुद्ध के प्रथम उपदेश की चर्चा करता है, उसको रेखांकित करता है। उसके बाद देखिए चक्र है, उसमें एक चक्र का चित्रांकन किया गया है, उस चक्र में 32 तीलियां हैं। यह सवाल पूछा गया है। सारनाथ के जो स्तंभ है उस पर आप चक्र देखोगे, नीचे में चक्र बना हुआ है जानवरों के बीच में, उस चक्र में टोटल 32 तीलियां हैं। ठीक है, 32 तीलियां। उसके बाद ध्यान रखिएगा, वहां पर 4 नीचे में 4 जानवर हैं, एक का नाम है गज, दूसरे अश्व, तीसरा बैल और चौथा सिंह। ठीक है, गज जो है, गज का अर्थ है हाथी। गज दरअसल बुद्ध का स्वप्न एवं विचार का प्रतीक है। बुद्ध जब स्वप्न देख रहे थे, सपना देख रहे थे, और उनका जो आइडियाज था उसी को वह प्रदर्शित करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। उसके बाद देखिए दूसरा जो जानवर है उसका नाम है अश्व। अश्व दरअसल गृह त्याग का प्रतीक है। जब घोड़े पर बैठ करके महात्मा बुद्ध गए थे अनुमा नदी के तट पर, और वहाँ पे उन्होंने अपना राजसी वस्त्र का त्याग किया था, और काषाय वस्त्र जो कि बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणी पहना करते थे, वहाँ पर एक नए वस्त्र को वह पहनते हैं। तो जो जाते हैं बैठ करके वह घोड़े पर जाते हैं, इसीलिए गृह त्याग का प्रतीक घोड़े को माना गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और तीसरा जानवर है बैल। बैल को वृषभ भी बोलते हैं। बैल दरअसल बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। बुद्ध के बर्थडे ऑफ बुद्ध, यानी बुद्ध के जन्म का, बर्थ ऑफ बुद्ध के बारे में यह प्रदर्शित करता है। उसके बाद अगला जानवर है सिंह। सिंह सिंह दरअसल सत्ता का, ताकत का प्रतीक है। ठीक है, सत्ता का और ताकत का। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, सारनाथ के बारे में आपसे इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा, इसको एकदम क्लियर रखिएगा आप, कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जून के लिए इतने अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर हो जाओ, बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। इसके बाद हम लोग पेपर 1 भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, तो ध्यान रखना एक एक चैप्टर को इतने बारीकी से रिवीजन करके, इतना मेहनत करके पढ़ो कि अगला जून 2021 में आप टॉप करो। जेआरएफ नेट वगैरह के लिए सोचो भी मत, सीधा जेआरएफ करो और 100% लाओ, ऑल इंडिया टॉपर बनो। चलो उसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे तीसरा क्या है? स्तूप। पहला क्या बात किया था हमने? राजप्रसाद, दूसरा बात किया था हमने स्तंभ, और तीसरा बात कर रहे हैं हम लोग स्तूप। ठीक है, चलो स्तूप के बारे में बात करते हैं। स्तूप के बारे में लिखिएगा, स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर। ठीक है, कई सारे चीज़ों को आप एक जगह पे कलेक्ट कर देते हो तो बहुत ऊंचा सा बन जाता है, टीला टाइप का, उसी को स्तूप बोला गया है। ठीक है, चलो ढेर को ही ढेर टाइप का होता है, इसको थूहा भी बोला गया है। थूहा, THUHA, थूहा। ध्यान रखिएगा, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके अस्थि अवशेष को, उनके हड्डियों को 8 हिस्सों में बांट दिया गया था, और 8 लोगों ने उसको आपस में बांट लिया और उस पर 8 स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है? अब लिखिए 4 प्रकार के स्तूप होते हैं। स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और जो चीज़ चीता पर बनाया गया था, ठीक है, जो चीता पर बनाया गया था उसको चैत्य कहते थे।
यहाँ पर हम लोग स्तूप पढ़ रहे हैं, फिर चैत्य भी पढ़ेंगे। देखिए स्तूप 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पहला शारीरिक, दूसरा परिभौगिक, तीसरा उद्देशिक और चौथा संकल्पित। शारीरिक क्या होता है? वैसे स्तूप जिस स्तूप के अंदर या फिर जिस स्तूप का निर्माण बुद्ध के दांत, बुद्ध के नख, नख का अर्थ है नाखून, बुद्ध के केश, केश का अर्थ है बाल, हेयर, ठीक है, तो उन तीनों को दफना करके बनाया गया था। या फिर वैसे स्तूप जिसका निर्माण बुद्ध के नख, नाखून, बाल एवं दांत के अवशेष को दफना कर बनाया गया था, उस वैसे स्तूप को शारीरिक स्तूप की श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद देखिए परिभौगिक स्तूप वह होते थे जहां पर बुद्ध के भिक्षा पात्र को, बुद्ध के चरण मुद्रा को और उसके अलावा बुद्ध के आसन को, जिस आसन में वो बैठते थे, उसको यदि कहीं पर दफनाकर उस पर जो स्तूप बनाया गया उसको बोला गया है परिभौगिक। उसके बाद देखिए उद्देशिक होता था जहाँ पे वह चल चल कर गए थे, ठीक है, जहाँ पर वह चल कर गए थे, जहाँ पर उन्होंने उपदेश दिया था, वहाँ पर जिनका निर्माण किया गया जिस स्तूप का, उस स्तूप को उद्देशिक स्तूप कहा जाता है। उसके बाद चौथा स्तूप है, जैसे बोध गया गए थे, लुम्बिनी गए थे, सारनाथ गए थे, कुशीनगर गया था उन्होंने। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। संकल्पित स्तूप। संकल्पित स्तूप में क्या होगा? यह स्तूप छोटे आकार का होता है और यह दरअसल श्रद्धालुओं के द्वारा बनाया जाता है। जो भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे, जो श्रद्धालु थे, उनके द्वारा बनाया गया स्तूप संकल्पित स्तूप की श्रेणी में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए पहले दरअसल जो स्तूप होता था वो हेमी स्फेरिकल होता था, ठीक है। हेमी स्फेरिकल का क्या अर्थ है? स्फेरिकल का मतलब स्फेर गोलाकार, हेमी स्फेरिकल का अर्थ है अर्ध चंद्राकार, ठीक है, अर्ध गोलाकार। अब देखो इसको आप, मैं मैप के माध्यम से थोड़ा सा आपको चित्र के माध्यम से इसको समझाता हूं। यह देखिए एक चबूतरा है और इस चबूतरे पर स्तूप का निर्माण किया गया है। यह स्तूप है, ठीक है, अर्धचंद्राकार, अर्ध गोलाकार भी आप इसको बोल सकते हो। ऊपर में यह चपटा टाइप का होता था, ठीक है, और इस स्तूप के चारों तरफ दीवाल होता था, ठीक है। चलो यह जो एरिया होता था इसके बीच में, यानी स्तूप के बीच में और इस एरिया, यह कौन? दीवाल, इसको रेलिंग बोलते हैं, हिंदी में आप इसको वेदिका बोलते हो, ठीक है, वेदिका। और वेदिका और स्तूप के बीच का जो एरिया है यह चबूतरा है, यह स्तूप है। इसके और इसके बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। इस एरिया में दरअसल लोग घूम घूम कर, ठीक है, लोग श्रद्धा पूर्वक लोग घूमते थे, ठीक है, इसीलिए इसको प्रदक्षिणा पथ क्या कहा गया है। यहाँ पर लोग हैं इस तरीके से यह मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो ऊपर का जो पॉइंट होता था इसको बोलते थे, सबसे ऊपर का हिस्सा इसको बोलते थे यष्टि, ठीक है, यष्टि। और इसी यह जो चौड़ा सा हिस्सा है इसको बोलते थे हर्मिका। हर्मिका आप लिखना, ठीक है, हर्मिका। हर्मिका पर एक धातु पात्र रखा जाता था। धातु पात्र का अर्थ है धातु का, किसी भी धातु का एक बर्तन रखा जाता था, ठीक है। और यह जो हिस्सा है इसको अंड बोला जाता था। यह पूरा का पूरा स्तूप है। क्लियर है? तो यह 5-6 बातें हैं इसमें, मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? तो आप इसको मैप के माध्यम से बना लीजिएगा और इसको ज़रूर समझ लीजिएगा। इसको आप रट्टा मारोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। यदि कॉन्सेप्ट के आधार पर समझेंगे तो सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं स्तूप में। मुख्य तौर पे 2 स्तूप हैं। उस समय तो बताया हमने कि 8 स्तूप का निर्माण किया गया था। आप यदि उसको देखोगे महाजनपद वाले लेक्चर को देखना, तो वहाँ पे हमने यह भी बताया था कि कहाँ कहाँ पर स्तूप का निर्माण किया गया था। इसलिए उन 8 स्तूपों के बारे में जानना है तो आप महाजनपद वाले लेक्चर में जाएं। वहाँ पे हमने बताया था किस किस गणराज्य ने महात्मा बुद्ध के 8 अवशेषों को लिया था और उस पर उन्होंने स्तूप बनाया था। 2 फेमस स्तूप है। एक 1818 में जनरल रायलट ने खोजी थी, मध्य प्रदेश में है, यह रायसेन जिला में सांची का स्तूप। उसके अलावा सारनाथ और तक्षशिला में एक स्तूप है जिसका नाम है धर्मराजी का स्तूप। इसको ईंट से बनाया गया था, ठीक है, ईंट से इसका फॉर्मेशन किया गया था। क्लियर है? बौद्ध साहित्य दरअसल कहते हैं कि टोटल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया, ठीक है, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया।
लेकिन जब बौद्ध मौर्य डायनेस्टी के अंतिम शासक जब बृहदत्त आए तो बृहदत्त की हत्या कर दी गई शुंग के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को तुड़वा डाला और कई सारे बौद्ध श्रद्धालुओं को, बौद्ध भिक्षुओं को कटवा डाला था। ठीक है, ऐसा बौद्ध साहित्य बताते हैं। तो उसके बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे जब शुंग वंश के बारे में आगे चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर फिर उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला हमारा है स्तूप के बाद हम लोग पढ़ेंगे पाषाण वेदिका के बारे में। चलिए पाषाण वेदिका पर आते हैं। चौथा हमारा है पाषाण वेदिका। ठीक है, वेदिका के बारे में हमने आपको बताया कि जब स्तूप का निर्माण किया जाता था तो उसके चारों तरफ, उसके जो चारों तरफ रेलिंग का निर्माण किया जाता था, उस रेलिंग को ही हिंदी में वेदिका बोला गया है। ठीक है, तो वेदिका के भी कई सारे अवशेष मिलते हैं। जैसे बोधगया से एक वेदिका का अवशेष मिला है जो कि ईंट का बना हुआ था, है ना, ईंट का बना हुआ था। इसे बोधि मंड कहा गया है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक एक नाम को आप याद रखिएगा। फैक्चुअल है थोड़ा, लेकिन आपको JRF करना है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा उतना ही। तो चलिए, बोधगया से जो प्राप्त हुआ है ईंट, उसको बोलते हैं बोधिमंड। ठीक है, ईंट नहीं, माफ करना, वेदिका। ठीक है, और पाषाण वेदिका क्यों? क्योंकि पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, पाषाण वेदिका प्राप्त हुई कहाँ से? बोधिमंड से। बोधिमंड कहाँ से? बोधगया से। दूसरा है 3 वेदिका का प्रमाण हमें प्राप्त हुआ, यह पाटलिपुत्र से। इसके बारे में बताया गया कि यह बहुत ही अट्रैक्टिव था, बहुत ही चमकीला था और इस समय पॉलिशदार मृद भांड का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसलिए इस समय जो भी वेदिकाएं मिल रही है बहुत ही चमकीली हैं, चमकती हुई हैं और इस पर अभी तक जंग नहीं लगा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं और तीसरी वेदिका का प्रमाण हमें सारनाथ से प्राप्त होता है। सारनाथ से पाषाण वेदिका मिला है और इसके बारे में बताया जाता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, उसके साथ साथ बहुत ही चमकीला था। ठीक है, ये सारी की सारी वेदिकाएं कहीं कहीं पे चौकोर प्राप्त हुई हैं, कहीं कहीं पे वेदिकाओं में ईंट का भी प्रयोग किया गया, जैसे बोधिमंड में ईंट का प्रयोग किया गया था। क्लियर है? चलिए, तो पाषाण वेदिका के इतने ही सारे प्रमाण मिलते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं जानना है। बस आप इन्फॉर्मेशन के लिए जानो कि पाषाण वेदिका भी होता था। आपको डिस्क्रिप्टिव में आंसर लिखने के लिए मैं इतनी सारी चीज़ें, इतना मेहनत कर रहा हूँ और आपसे डिस्क्रिप्टिव मोड में सवाल पूछ दिया जाता है। नाम का केवल UGC नेट ऑब्जेक्टिव है, सवाल ये लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं और अगला है गुहा विहार, जिसको आप गुफा विहार भी कहते हो। तो आपको पता होगा कि अशोक ने पहली बार, ठीक है, यदि आपने अशोक वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो अशोकन एडिक्ट वाला लेक्चर देखिएगा, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। वहां पर हमने बताया था कि अशोक ने 4 गुफाएं, बराबर की गुफाएं जिसमें 4 गुफाएं थी, वह आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दी थी। उसी गुफा विहार का अध्ययन यहाँ पर मूल तौर पे करेंगे, इसलिए हमने चारों गुफाओं का नाम नहीं लिखा, उसमें डिटेल में बताया नहीं है, क्योंकि हमने वहां पर चर्चा किया था। इसीलिए आपको यह जानना है तो आप पिछले लेक्चर को वहां से जाकर देख लीजिएगा। चलिए, अब देखिए कि गुफा दान में देने की प्रथा अशोक के समय से ही है। तो अशोक और बाद में उसका पोता होता है पौत्र, जो कि दशरथ भी नागार्जुनी पहाड़ी को आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में देता है। उसके अलावा वह एक और गोपिका गुफा को भी आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में देता है। ध्यान रखिएगा, एक लोमस ऋषि गुफा का जिक्र हुआ है, जिसमें लोमस ऋषि रहा करते थे। लोमस ऋषि को भी रहने के लिए गुफा किसने दिया था? अशोक के पोते दशरथ ने। किसने दिया था? अशोक के पोते दशरथ ने। उसके बाद देखिए, कहीं कहीं पे बताया गया है कि गोल मेहराब का प्रयोग किया गया था और कहीं कहीं पे चमकीली पॉलिशदार पत्थर का प्रयोग किया गया था। किसके लिए? गुफा विहार का निर्माण के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं छठे नंबर पे। छठा है हमारा स्कल्पचर, जिसको आप मूर्ति कला कहते हो। तो इसमें हम लोगों ने सारनाथ के बारे में पढ़ा था। कई सारी आप किताब को पढ़ोगे तो स्कल्पचर में ही उन्होंने सारे चीज़ों को एक जगह पे शामिल कर दिया है, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग तरीके से एक एक करके पढ़ा है, ताकि चीज़ों को हम लोग ज़्यादा समझ सकें और ज़्यादा मज़ा आ सके, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें इसे। देखिए, स्कल्पचर में आपको 2 चीज़ें मूल तौर पर मिली हैं। ठीक है, कौन कौन? पहला, एक उड़ीसा में धौली चट्टान था। ठीक है, उड़ीसा में धौली एक चट्टान था, उसको तोड़ करके हाथी की मूर्ति का प्रमाण मिला है, हाथी का मूर्ति बनाया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे बताया गया है कि कालशी में उत्तर प्रदेश, देहरादून,
ठीक है, जगह क्या है? उत्तर प्रदेश का देहरादून। आज वह उत्तराखंड में चला गया है, उस समय का उत्तर प्रदेश। कालसी नामक जगह से एक प्रमाण मिला है कि वहाँ पर भी पत्थर को काटकर हाथी का निर्माण किया गया था, हाथी का चित्रांकन किया गया था, और हाथी के दोनों पैरों के बीच लिखा हुआ एक शब्द का जिक्र मिलता है जिसको गजतम कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? गजतम। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे राजकीय कला के बारे में बातें थी। यदि इतनी सारी बातें आप पढ़ लेते हैं, मेहनत करते हैं, आप समझ लेते हैं, तो राजकीय कला से एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। और आप डिस्क्रिप्टिव में यदि लिखना चाहें तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। आइए अब हम लोग बात करते हैं राजकीय कला के बारे में, माफ करना, लोक कला के बारे में। राजकीय कला तो हम लोगों ने कर लिया। अब लोक कला नाम से ही अर्थ है दोस्तों, लोक का अर्थ है जो उस समय की प्रजा है, जो उस समय के कलाकार हैं, उनके द्वारा जिस कला का निर्माण किया गया, जिस कला का डेवलपमेंट हुआ, उस कला के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें मुख्य तौर पर यक्ष एवं यक्षिणी की प्रतिमा का ही अध्ययन करते हैं। कई ऐसे जगह हैं अशोक के साम्राज्य के या फिर मौर्यकालीन साम्राज्य के जहाँ से यक्ष एवं यक्षिणी की प्रतिमा का जिक्र मिलता है, उसका प्रमाण भी हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, यक्ष एवं यक्षिणी की प्रतिमा के लिए चिकनी एवं बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, चिकनी एवं बलुआ पत्थर का। कई जगह पे यक्ष यक्षिणियों को वस्त्र पहनाया गया है। ठीक है, और मैक्सिमम जगह पे वस्त्र पहनाया गया, उन्हें आभूषण भी पहनाया गया है। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा कई ऐसे प्लेसेस हैं जहां से जानवरों का भी चित्रांकन मिला है, जानवरों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड्डी की बातें नहीं की गई है, जानवरों का चित्रांकन। ठीक है, चलो, कौन कौन जगह है? सारनाथ है, अहिछत्र है, मथुरा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, बुलंदी बाग है, बसाड़ है और कुम्हरार। यह सब ऐसे जगह हैं जहाँ से हाथी, घोड़ा, बैल, भेड़, हिरन, पक्षी, कई सारे पक्षी एवं नर एवं नारी यानी पुरुष एवं महिलाओं का भी चित्रांकन मिलता है। उसके अलावा एक शासक हैं एक हिस्टोरियन है, शासक नहीं, माफ करना, हिस्टोरियन है जिनका नाम है निहार रंजन राय। तो यह सारे जो मत हैं कि हाथी, घोड़ा, बैल, गाय, भेड़, हिरन जो मिले हैं, इनके चित्रांकन का मत दरअसल जॉन मार्शल ने किया है, उनका समर्थन। लेकिन निहार रंजन नाम के जो हिस्टोरियन हुए, उन्होंने कहा कि यह सारी बातें काल्पनिक बातें हैं। और उन्होंने एक बात बताया कि पत्थर पे जो शीशे की तरह जो पॉलिश करने की प्रथा है, पॉलिश करने का जो टेक्निक मौर्यन लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वह हखमनी शासकों के द्वारा सीखे थे। और हखमनी आक्रमण के बारे में हमने डिटेल में बात किया था, उस पर एक अलग सा एपिसोड है, उसको भी आप देखिएगा। चलिए, तो यह पॉइंट आप याद रखना, हिस्टोरियन का भी नाम याद रखना, क्या नाम है? निहार रंजन राय। आगे बात करते हैं हम लोग, यक्ष प्रतिमा एवं यक्षिणी प्रतिमा कहाँ कहाँ से मिला है। ठीक है, आप लिख लीजिए ऊपर में, यक्ष एवं यक्षिणी प्रतिमा। पहला मथुरा से प्राप्त हुआ है, मथुरा में एक परखम ग्राम जगह है, परखम ग्राम से प्राप्त हुआ यक्ष प्रतिमा, उसको मणिभद्रा कहा गया है। उसके अलावा दूसरा मथुरा के बड़ौदा ग्राम से प्राप्त हुआ है, यहाँ से भी यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुआ है। तीसरे नंबर पे मथुरा के झिंग का नगरा से प्राप्त हुआ, यह भी यक्ष प्रतिमा प्राप्त हुआ है। चौथे नंबर पे मथुरा से यक्ष की, यहाँ पे मथुरा का कोई प्लेस नहीं है, सिर्फ मैं मथुरा की ही बात कर रहा हूँ, मथुरा से प्राप्त हुआ यक्ष प्रतिमा। उसके बाद पद्मावती, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर नामक प्रांत का एक जगह है, वहाँ से प्राप्त हुआ यक्ष की प्रतिमा। उसके अलावा पटना में एक दीदारगंज जगह है। ठीक है, दीदारगंज से हमें प्राप्त हुआ है चामर ग्राहिणी यक्ष। यह सवाल कई बार पूछा गया है, स्टार मान लीजिएगा। ठीक है, चामर ग्राहिणी यक्षी का प्रतिमा कहाँ से? पटना के दीदारगंज से। उसके बाद देखिए, पटना से, स्पेशली पटना से 2 यक्ष प्रतिमा मिला है। ठीक है, उसके बाद बेसनगर दरअसल विदिशा में है, और यहाँ से यक्षिणी का प्रतिमा मिला है। ठीक है, अब तक सारे के सारे यक्ष थे। पटना के दीदारगंज से यक्षी मिला था, यक्षिणी जिसको भी बोलते हैं। बेसनगर से भी यक्षी मिला है। तो जहाँ जहाँ पे यक्षी मिला है उसको भी स्टार मारिएगा, जहाँ जहाँ पे यक्ष मिला है उसको एक जगह करके आप लिखना। राजघाट एक जगह है, वाराणसी का घाट है, वहाँ से त्रिमुख यक्ष, देखिए स्पेशल फीचर जहाँ मिल रहा है उसको तो आप जरूर आइडेंटिफाई करना। त्रिमुख यक्ष कहाँ से मिला है? राजघाट वाराणसी से। उसके बाद देखिए अगला है विदिशा से यक्ष, यहाँ पे भी हमने बात किया था विदिशा, लेकिन यहाँ पर बेसनगर से प्राप्त हुआ था, यहाँ पे स्पेशली विदिशा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद शिशुपालगढ़ एक जगह उड़ीसा का, यहाँ से यक्ष प्राप्त हुआ है। उसके बाद कुरुक्षेत्र में एक जगह आमीन से भी यक्ष की प्राप्ति हुई है। उसके बाद मेहरौली एक जगह है दिल्ली में ही, उसको वहाँ से यक्षिणी की प्रतिमा यानी यक्षी की प्रतिमा का चित्रांकन मिला है, प्रमाण हमें प्राप्त होता है। तो चलिए साथियों, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इतना ही।
फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए लेक्चर में। तो यदि आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने ही दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह तैयारी कर सकें और उनका भी जेआरएफ हो, उनका भी एग्ज़ाम क्रैक हो। तो चलिए साथियों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए और प्रेम करते रहिए। बाय बाय।